हाय एवरीवन, आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एफ ब्लॉक के तत्व। अब एफ ब्लॉक के तत्वों की यदि बात करूं तो एफ ब्लॉक के तत्व हम लोग उन तत्वों को कहेंगे जिनका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा तो उनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल अर्थात एफ कक्षक में चले जाएं। ठीक। अब एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनको अंतः संक्रमण तत्व या आंतर संक्रमण तत्व, अंग्रेजी में इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। अब इसका कारण यह है कि एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन इस वाले में अर्थात बाहर से ये वाले जो तीसरा वाला है उसमें एंट्री करते हैं। ये जो हमारा वैलेंस सेल होता है इसको हम लोग एन कहते हैं, ये चूंकि बाहर का है इस वजह से। और इसके बाद अंदर आएंगे एक, तो उसको कहा जाता है, ये देखिए, पेनल्टी मेट सेल। ये होता है n-1। पेनल्टी मेट सेल के ठीक अंदर अर्थात बाहर से तीसरे नंबर पे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं n-2। तो ये वाले में चूंकि हमारा इलेक्ट्रॉन फेल होता है, और ये कौन सा होता है, ये एफ होता है, और ये वाला क्या होता है, ये हमारा होता है डी, और ये होता है NS। तो इलेक्ट्रॉन ये वाले में हमारा फेल होता है। चूंकि n-2 एफ में इसके इलेक्ट्रॉन फेल होते हैं इसलिए इनको अंतः संक्रमण श्रेणी या अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब यदि मैं एफ ब्लॉक के तत्वों की बात करूं तो ये कहाँ पर होते हैं, तो हम यदि आवर्त सारणी को लिखें तो आवर्त सारणी कुछ इस तरीके से रहता है। ऐसे ये हमारा पहला वर्ग हो गया, ये हमारा दूसरा वर्ग, और यहाँ से पूरे डी के रहते हैं, और इस जगह से ऐसे पी के चर रहते हैं, मतलब ऐसा टोटल। ये हमारा हो गया फर्स्ट वर्ग अर्थात पहला वर्ग या पहला ग्रुप, और ये हमारा हो गया दूसरा, और ये है हमारा तीसरा। इसी तीसरा में जब हम लोग नीचे आते जाएंगे तो इस जगह पे हमको मिलता है लेंथेनम, या जिसके बाद का जो तत्व होता है उसको कहा जाता है लेंथेनाइट, और इसके ठीक नीचे हमको मिलता है एक्टिनियम, और ये हमारा होता है, ये होता है 6वें नंबर का आवर्त, मतलब ऐसे 6 नंबर का पीरियड होता है जो लेंथेनाइड वाला श्रेणी होता है, और ये होता है हमारा नीचे 7th वाला। और इसी से नीचे जब आएंगे तो जो 6वां वाला है उसको अलग से ऐसा एक रो बनाया गया है, इसमें है टोटल 14 तत्व, और यहाँ पे इसको क्या बोल देते हैं, लेंथेनाइड। लेंथेनम के बाद के जो 14 तत्व होते हैं उनको लेंथेनाइड कहते हैं, और इसी के ठीक नीचे में होता है हमारा 14 तत्वों का और श्रेणी, इसको बोलते हैं एक्टिनाइड। क्यों? क्योंकि एक्टिनियम के बाद के 14 तत्व होते हैं। तो यहाँ पे आता है सीरियम, और यहाँ पे आता है लारेंसियम, ल्यूटीशियम, किसमें, लेंथेनाइड पे, और ये वाले में आता है यहाँ पर थोरियम, और यहाँ पे आता है लारेंसियम, ऐसे। तो 14 तत्वों का दो अलग से इनका क्या है, रो बना दिया गया है, एक पीरियड बना दिया गया है 6 और 7 नंबर से। तो वो हमारे एफ ब्लॉक के तत्व आते हैं। उनको इसलिए अलग से रखा गया है क्योंकि बाकी जो हमारे डी ब्लॉक के तत्व हैं यहाँ से 3 से पूरे 10 तक वाले, तो इनसे इनके गुण थोड़े से अलग होते हैं, इस कारण इनको अलग से एक टेबल बना दिया गया है, समूह बना दिया गया है। तो उम्मीद है आवर्त सारणी में आपने समझ लिया होगा एफ ब्लॉक के तत्व इस जगह से 6वां और 7वां वाला जो हमारा नंबर होता है, कौन सा, तीसरे वर्ग का अर्थात तीसरे ग्रुप का 6वां आवर्त और 7वां आवर्त, वहाँ से यहाँ 14 तत्वों का 2 समूह बना है। पहला 14 तत्व लेंथेनाइड, और अगले 2 तत्व क्या कहलाएंगे, एक्टिनाइड कहलाएंगे। अब यदि इसमें हम लोग अंतर देखें तो देखिए, जो लेंथेनाइड होता है उसमें अंतिम जो कक्षा होता है उसका n का मान 6 होता है। n का मान 6 का अर्थ है कि ये वाला जो हमारा बाहर में सबसे आउटर में इलेक्ट्रॉन भरता रहेगा उसका मान 6 रहेगा। ठीक है, वैसे यदि हम लोग देखें उसमें एक्टिनाइड में तो n का मान वहाँ पे 7 होता है। 7 का अर्थ है कि टोटल हमारे पास ऐसा 7 उसमें आर्बिट बनेंगे, या जिसको बोल सकते हैं कक्षा बनेंगे, मतलब इस तरीके से 7 गोले बनेंगे उसमें, और लास्ट को वैल्यू है 7 अर्थात तो 7s बनाएगा। यदि लेंथेनाइट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे केस में 4f कक्षा में भरते हैं। 4f लेंथेनाइट के केस में कहाँ रहेगा, ये वाला जो ब्लैक वाला लाइन है वो वही उसका एंटी पेनल्टीमेट सेल है। ठीक है, और एक्टिनाइट के केस में यही वाला जो अंदर का हिस्सा है वो क्या रहेगा, मतलब बाहर से तीसरे नंबर का, जिसको n-2 बोल रहे हैं। n-2 क्यों, क्योंकि ये दोनों के बाद आ रहा है अर्थात उससे कम होके, तो ये हो जाएगा एक्टिनाइड में 5f, मतलब यहाँ पे एक्टिनाइड के केस में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। यदि समूह की बात करूँ तो पहले बताया कि तीसरे समूह अर्थात तीसरे ग्रुप में आते हैं, और 6वां में क्या आता है, 6वां में आता है लेंथेनाइट, और 7वां में आता है एक्टिनाइट। ठीक, अब जो हमारा लेंथेनाइट होता है उसको प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी कहा जाता है। प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी इसलिए क्योंकि यहाँ पे 4f में इलेक्ट्रॉन एंट्री कर जाते हैं, इस कारण इनको क्या बोलते हैं, प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी अर्थात फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब 4f वाला इसमें जो लेंथेनाइट है उसमें पहली बार आता है 4f,
इस कारण उसको पहला सीरीज बोल रहे हैं। और 5F वाला जब आता है तब उसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय अंतः संक्रमण श्रेणी, जो कि क्या होता है एक्टिनाइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5F में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इस कारण इसको क्या बोलेंगे द्वितीय अंतः संक्रमण श्रेणी। अब इनके कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं तत्व, तो ये है इसमें सीरियम 58 से ल्यूटीशियम 71 तक, ये आपको याद रखना है 14 तत्व। और यहाँ पे है थोरियम 90 से लारेंसियम 103 तक के 14 तत्व। इनके अंतिम कक्षा का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो इस तरीके से होता है। जिनान जिनान अर्थात 54 तक जिनान जैसे रहेगा। उसके बाद 4F में 1 से 14 तक के इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। वो निर्भर करेगा हमारे पास तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अर्थात उनका परमाणु क्रमांक कितना है। और 5D में या तो किसी किसी केस में 0 रहेगा और किसी केस में 1 रहेगा। वैसे 6s2 6s पूरा हमेशा भरा रहेगा, ऐसा इसका। वैसे यहाँ पे यदि देखें तो जिनान 54 और इसके बाद के जो हैं वो कैसे हैं 5F में 1 से 14 तक के इलेक्ट्रॉन, और 6D में 0 से 1 और 7S में 2, अर्थात इसी का एक एक बढ़ा है। ये 4F है तो 5F हो गया, 5D है तो अगला 6D हो गया, ये 6S है तो 7। इसीलिए यहाँ पे देखिए n का मान 6 रखा है, क्योंकि अंतिम में हमारे जो आउटर ऑर्बिट रहेगा उसका जो n है अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या, उसका वैल्यू क्या रहेगा 6 रहेगा। वैसे यहाँ पे 7 इसलिए लिया क्योंकि लास्ट में जो हमारा रहेगा वो 7 अर्थात 7 ऐसे सेल बनेंगे। इसको नोट करिए। फिर हम लोग लेंथेनाइट के बारे में समझते हैं कि इसमें क्या क्या अपवाद अर्थात एक्सेप्शन पाए जाते हैं और उसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं लेंथेनाइट के अंतर्गत कौन कौन से एक्सेप्शन अर्थात अपवाद पाए जाते हैं और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखे जाते हैं। जैसे कि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा आप बाऊ के बारे में। आप बाऊ का एक रूल था कि जो इलेक्ट्रॉन है पहले उन ऑर्बिटल अर्थात उन कक्षकों में भरे जाएंगे जिनकी ऊर्जाएं क्या होगी कम होगी। ठीक है, तो उसी के हिसाब से क्रम लिखा गया है। जैसे सबसे कम ऊर्जा इसकी है और सबसे अधिक ऊर्जा इसकी है, मतलब कम वाला जब फील होगा उसके बाद उससे अधिक, फिर उससे अधिक और सबसे लास्ट में सबसे अधिक वाली ऊर्जा। इसमें हमारा जो ए ब्लॉक स्पेशली लेंथेनाइट वाले हैं उनका इस वाले क्रम से इलेक्ट्रॉन का फीलिंग हो जाएगा। ये सिर्फ इसलिए लिखा गया है कि आपको इसके एक्सेप्शन अर्थात अपवाद समझ में आए कि वास्तव में कैसे फील करने हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक, यदि लेंथेनाइट की बात करूं तो लेंथेनम के बाद अर्थात 57 के बाद के सभी तत्वों को क्या कहा जाता है लेंथेनाइट। इनकी संख्या 14 होती है। इनके सामान्य विन्यास होता है कि एफ जो 4F होता है उसमें 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। डी में या तो 0 होगा या तो 1 होगा 5D में, और 6s2 रहेगा। अब इलेक्ट्रॉनों को यदि भरें तो हमारा स्थिति ऐसा कुछ बनेगा कि 6s में पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद 4F में, उसके बाद 5D में। ये हमारा एनर्जी के हिसाब से और ऐसे ही भरना है। और यदि हम लोग त्रिज्या के हिसाब से देखें तो इन्हीं का अरेंजमेंट कुछ ऐसे दिखेगा। 6s पहले दिखेगा आपको जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते रहेंगे तो, उसके बाद 5D दिखेगा और उसके बाद दिखेगा, यदि हम लोग इनके इलेक्ट्रॉनों को भरें और बुक में देखें तो आपको ये 4F पहले दिखेगा। जैसे कि इसमें देखिए 4F में 1 से 14, उसके बाद 5D की बारी आएगी और उसके बाद 6s। मतलब इलेक्ट्रॉन तो भरेंगे हमारा ऐसा ही 6s में पहले, उसके बाद 4F में, उसके बाद 5D में। ये हमारा जमाया गया है रेडियस के हिसाब से। रेडियस अर्थात 6 मतलब ये सबसे आउटर वाला हमारा ऑर्बिट है, सबसे बाहर का। 5 मतलब उसके अंदर का और 4 मतलब सबसे अंदर का, जिसको एंटी पेनल्टीमेट सेल बोलते थे वो। तो इस कारण इसको हमने क्या कहा है, क्या है ऑर्बिट यार कक्षा के हिसाब से अरेंज कर रखा है कि ये वाला वही हमारा K है, ये L है और ये हमारा N है, M है, और ये 4 वाले हैं वो पूरे के पूरे क्या है N है, और ये वाला O और वो वाला P। तो हमको इससे मतलब है 4F अंदर की ओर रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा बाहर में 5D और सबसे बाहर में 6s। तो आपको जो बुक में विन्यास दिखेंगे वो जनरली इसके हिसाब से बनेंगे, लेकिन आप ऐसा सीखे रहिए, आपको बहुत काम आएगा कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 6s में फिल करना है, उसके बाद 4F में, उसके बाद 5D में। अब इस हिसाब से देखिए लेंथेनम हमारे पास होता है 57 इलेक्ट्रॉनिक अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ये है जिनान। जिनान का होता है 54। लंबा चौड़ा ना लिखना पड़े करके ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है। मतलब जिनान का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है यहाँ तक कॉमन चलेगा ऐसा इसका। तो ये जिनान 54 हो गया, 54, 55, 56, 57। मतलब आप बाऊ के हिसाब से यदि मैं लिखूंगा तो ऐसा लिखा जाएगा। देखिए 6s में पहले भरा जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा 4F में आना चाहिए, तब होगा ये 54। तो जिनान का होता है 54, 55, 56, 57, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, होना चाहिए ऐसा लेकिन ऐसा नहीं होता, ये इसका कमी है। ठीक है, और जो ए ब्लॉक के तत्व होते हैं उनमें अपवाद ऐसा देखने को मिलेगा आपको, अर्थात एक्सेप्शन। ये भरा जाता है ऐसे 6s2 में पहले भरता है, मतलब इसमें पहले भरेगा और इसको छोड़ दिया और इसमें भर गया। अब इसका कारण क्या है कि 5D कक्षक की ऊर्जा 4F की अपेक्षा किसके केस में, लेंथेनम के केस में कम मानी जाती है। अर्थात इसकी ऊर्जा जो 4F है उसकी अपेक्षा किसके, लेंथेनम के केस में कम मानी जाती है, इसलिए 5D सामने आ जाता है, 4F उसके आगे चला जाता है। इस कारण 5D में पहले इलेक्ट्रॉन फिल हो जाता है। ठीक है, तो ये कमी आप याद रखेंगे। इस कारण क्या है, जो लेंथेनम है ये डी ब्लॉक का तत्व होता है, ना कि ए ब्लॉक का, इसलिए क्रॉस का निशान ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा होता है।
अब इसी तरीके से देखिए सीरियम का, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको पूछे जा सकते हैं, तो आप इस तरीके से इनमें पूरे फिल करेंगे जिसकी जितनी क्षमता है, मतलब जैसे पी में 6 होने चाहिए, डी में 10 होने चाहिए, तो ऐसे आप फिल कर लीजिएगा। लेकिन ऐसा चलेगा 6s में पहले भरेगा 4f, उसके बाद 5d। अब सीरियम की बात करूँ तो सीरियम को हमको ऐसा करना चाहिए 58 वाला कि जेनान अर्थात 54, उसके बाद 6s, देखिए 6s, उसके बाद 4f में आना चाहिए, फिर 5d में आना चाहिए। लेकिन देखिए मतलब 6s में पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद 4f में भरता, तो 4f में कितना हो जाता है, 2 होता। लेकिन इसमें देखा गया है, अर्थात प्रैक्टिकली देखा गया कि सीरियम में 6s में तो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन 4f में नहीं जाता। 6s जो होता है, इसके बाद जो हमारा रहता है ये 5d में भी इलेक्ट्रॉन चला जाता है, 4f में भी चला जाता है। ठीक है, मतलब इस तरीके से ऐसा कर सकते हैं कि 6s के बाद 4f में एक इलेक्ट्रॉन और 5d में भी एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चला जाता है। और यही आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा पुस्तक में, ये वाला चीज़ें कि ऐसे जेनान लिखा रहेगा, और उसके बाद 4f पहले आता है तो 4f1 लिखूँगा, उसके बाद 5d आता है, 4 के बाद 5 इसलिए 5d1, और ये 6s2। तो ऐसे आप क्रम से भी नहीं को अरेंज कर सकते हैं, मतलब ऐसा होना चाहिए, लेकिन होता ऐसा है। तो इसका कारण ये है कि सीरियम वाले केस में कि जो 4f रहता है, ये वाला हमारा 4f और 5d, इनकी ऊर्जाएं लगभग समान मानी जाती है। समान का अर्थ है थोड़ा सा 21-20, मतलब एक का मान लो 20 किलो कैलोरी है तो अगला का 21 किलो कैलोरी, ऐसा लगभग बराबर वाली स्थिति में। तो इस कारण क्या होता है, जो हमारा इसमें देखिए 4f का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जंप करके चले जाता है, अर्थात 5d में, जिसके कारण इसका विन्यास इस स्थिति में स्थायी माना जाता है। तो इसके अपवाद को आप याद रखिएगा, होना चाहिए ऐसा, अर्थात 4f तक, लेकिन यहाँ के इलेक्ट्रॉन कूद कर यहाँ आ गया 5d में। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया सीरियम का। दूसरा इसमें ऐसा आता है कि सीरियम सिर्फ +4 ऑक्सीकरण अवस्था ही क्यों दर्शाता है, ये +3 +2 क्यों नहीं दर्शाता। तो इसका कारण है कि +4 जब दर्शाएगा तो इसके देखिए 1 2 3 4 टोटल 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटेंगे तो ये हमारा नोबल गैस अर्थात अक्रिय गैस जेनान वाले जैसे दिखने लगेगा। इस कारण ये स्थायी विन्यास अर्थात स्थायी स्थिति बनाने के लिए +4 वाला ऑक्सीकरण अंक दिखाता है, ना कि +3 +2 वाला। ठीक, तो ये उसी के लिए क्लास है, ऐसा ना दिखा करके ऐसा दिखाता है। नेक्स्ट है प्रोमाइसिडियम। नेक्स्ट है प्रेसियोडाइमियम। प्रेसियोडाइमियम परमाणु क्रमांक 59, अब 58 के बाद 59, इसमें नॉर्मल चलेगा। देखिए 6s में भरता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 4f में आता है, 4f में 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन इसमें अपवाद है, ये अपवाद वाला चीज़ है, अपवाद अर्थात एक्सेप्शन। और इसी तरीके से हमारा ये भी अपवाद को दिखाता है, अपवाद इस जो लैंथेनम हो या होता है वो, उसको एफ का होना चाहिए लेकिन वो डी का होता है, तो उसका कारण वो है। अब इसमें देखिए PR59 में जेनान 6s2 4f3, जेनान का होता है 54 55 56 57 58 59। ठीक, तो ये सही है। और यहाँ से पूरा 63 तक सही चलेगा। 63 ये हमारा स्थायी विन्यास है, इसलिए इसको लिखा हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। यूरोपियम 63, यहाँ पे जेनान 54 55 56, और उसके बाद ये 7, अर्थात एफ में इसके बाद मान लो किसी का 60 है तो एफ में 4 हो जाएगा, 61 है तो एफ में 5 हो जाएगा, 62 है तो एफ में 6 हो जाएगा, 63 है जैसे इसमें यूरोपियम तो एफ में क्या हो गया 7, मतलब नॉर्मल स्थिति में बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉन हमारे। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो यूरोपियम है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, क्यों। और इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पूछ सकता है, तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, ये आप बाउ के नियम के हिसाब से फिल होगा, ये आप बाउ के नियम के हिसाब से फिल नहीं होगा लैंथेनम और ये सीरियम, इनमें अपवाद देखने को मिलेगा, ये होगा नॉर्मल स्थिति में। तो यहाँ पे देखिए +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने का कारण है कि जो हमारा 6s रहता है, 6s मतलब ये आउटर वाला, इसको जमाएंगे तो ऐसा लिख सकते हैं जेनान 4f अंदर आ जाएगा और 6s बाहर, मतलब 4 के बाद 5 5 के बाद 6, ऐसा एक क्रम चलता है, उस हिसाब से इसको अंदर रखते हैं। ये देखिए 4 5 6, मतलब अंदर छोटा, उसके बाद उस बाहर बड़ा और सबसे बाहर और बड़ा, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमेशा इस क्रम से भरे जाते हैं, ऊर्जा के क्रम से। ठीक है, लिखे जाते हैं ज़रूर, जो हमारे ऑर्बिट हैं अर्थात कक्षा हैं वो त्रिज्या के क्रम से ऐसे। तो यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो यह एक स्थायी विन्यास बना लेता है। स्थायी विन्यास का अर्थ है कि जो एफ कक्षक है हमारा, उसमें या तो 7 इलेक्ट्रॉन भरा होना चाहिए अर्थात पूर्ण कंप्लीट फिल होना चाहिए, या फिर उसमें आधे, अर्थात स्थायी विन्यास का अर्थ है कि जो हमारा एफ ऑर्बिटल है उसमें या तो आधे भरे होने चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन, या फिर उसमें पूर्ण अर्थात पूरे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन अर्थात 14 इलेक्ट्रॉन भरे होना चाहिए। तो यहाँ से जब 2 इलेक्ट्रॉन हटेगा अर्थात +2 अवस्था में, तो इस कारण ये हमारा क्या है, स्थायी विन्यास बना लेगा। स्थायी विन्यास का अर्थ है कि तत्व स्थायी नहीं होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा ना वो है स्थायी हो जाएगा। इस कारण ये क्या कर देता है, स्थायी विन्यास की स्थिति में आने के लिए +2 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, 3 नहीं छोड़ सकता, 4 नहीं छोड़ सकता, तो
उस टाइप के क्वेश्चन के लिए इसका ये आंसर। नेक्स्ट है गैडोलिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता भी है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप सीख लीजिएगा। 63 के बाद है अगला 64। अब देखिए गैडोलिनियम के केस में सेम 6s में इलेक्ट्रॉन गया, उसके बाद 4f में जाना चाहिए, तो इसमें तो गया यूरोपियम में, लेकिन गैडोलिनियम जिसका होता है 64, इसमें 4f के पास अभी भी जगह है, f में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे ऐसा होना चाहिए 4f 8 हो जाना चाहिए, लेकिन 8 ना हो करके क्या है 4f 7 है और एक इलेक्ट्रॉन 5d में चला गया, अर्थात इस 4f से जो 8वां इलेक्ट्रॉन था वो 5d में चला गया। 6s तो भरा और इसको होना था 4f 8, लेकिन ये 4f 7 हो गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब ऐसा आने का कारण क्या है, ऐसा आने से ये जो f है हमारा ये स्थायी विन्यास वाली स्थिति में आ गया, अर्थात आधे भरे हुए कक्षक, f में आधे अर्थात 7 इलेक्ट्रॉन या पूरे का अर्थ है 14 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ आधे भरे वाली स्थिति में आ गया और स्थायी विन्यास बना लिया। अब ऐसा क्यों आया, क्योंकि जो 4f है और 5d इनकी ऊर्जाएं लगभग बराबर होती है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको स्थायी विन्यास बनाने के लिए f से कूद करके इसमें आ गया, d में आ गया, इस कारण इसका स्थायी विन्यास बन गया। उम्मीद है ये चीज़ें आपने समझ ली होंगी, अपवाद को कौन कौन से अपवाद हैं और इनको आपको कैसे आंसर देना है। ठीक, इसको नोट करिए। और इसमें एक और याद रखना, जो गैडोलिनियम है ये 2 और 1 3 +3 अवस्था दिखाएगा। +3 मतलब गैडोलिनियम अब जब अपना ऑक्सीकरणांक ये दिखाएगा, ऐसा दिखाने से क्या है इसका विन्यास स्थायी रहेगा, मतलब एक +3 इसका स्थायी है, मान लो ये +2 लिख देता है ऐसा, तो +2 इसका अस्थायी विन्यास होगा। क्यों, क्योंकि +2 अवस्था में देखिए डी में 1 रहेगा और एफ में इस तरीके से, मतलब खाली पड़े रहने की स्थिति बन जाएगी, तो 2 और 1 3 हटने से पूरा स्थायी विन्यास बनाएगा, इसलिए 3 वाला इसका स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था रहेगा। इसको नोट करिए। फिर और कुछ अपवाद को देखते हैं, फिर लेंथेनेट संकुचन पढ़ेंगे। लेंथेनेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतर्गत हमने उसके 5 पॉइंट पढ़ लिए थे और देखा था कि कुछ जो लेंथेनेट होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से खो देते हैं और एक अपना स्थायी विन्यास बना लेते हैं। वैसे ही नेक्स्ट है 6वां टर्बियम, 65 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से लिखा जाएगा, जिनान 54 और 4f9 6s2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो टर्बियम है वो +4 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है और इसका कारण है कि +4 शो करने से यहाँ से 2 निकलेगा और यहाँ से 2, तो ऐसा स्थिति आ जाएगा। और ऐसा स्थिति अर्थात इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब इसके अलावा +2 भी दिखाता है, लेकिन +2 वाला अस्थायी रहेगा, क्योंकि 4f7 वाला स्थिति नहीं बनता है। या तो हमारा जो f ऑर्बिटल है वो तो आधा भरा रहे या फिर पूरा भरा रहे, दोनों ही स्थिति में जो हमारा विन्यास रहेगा वो स्थायी माना जाएगा। इसी तरीके से या ट्रिबियम 70 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से लिखा जाएगा, जिनान 4f14 और 6s2, लेकिन ये या ट्रिबियम +2 अवस्था में दिखाई देता है, अर्थात ये ऑक्सीकरण अंक धन 2 दिखाता है। तो इसका कारण सिर्फ ये है कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो ये पूरा भरे वाली स्थिति में आ जाएगा, और 3 यदि निकालेंगे यहाँ से 2 और यहाँ से 1 तो 4f13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्थायी विन्यास बनाने के लिए ऐसा होता है। तो इनसे क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि टर्बियम +4 बनाता है या ट्रिबियम +2 बनाता है, तो ये अपवाद वाली चीज़ें आपको, या फिर बोल सकते हैं स्थायी विन्यास बनाने वाले जो कंडीशन है आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके अलावा ल्यूटीशियम देखें 71, जो कि लास्ट है लेंथेनाइट का 14 में से, तो जिनान और ये होता है 4f14 5d1 6s2। ठीक है, इस तरीके से ये फिल रहेगा। अब ये बनाता है +3 अवस्था अर्थात धन 3 ऑक्सीकरण अवस्था। अब इसका सीधा से कारण है धन 3 अवस्था बनाने का कि धन 3 जब बनाएगा तो 2 यहाँ से और 1 यहाँ से निकल जाएगा, तो 4f14 अर्थात स्थायी विन्यास बनाने में ये सहायता करेगा, मतलब ये स्थायी विन्यास बना लेगा, ये पूरा भरे वाले स्थिति में आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण अवस्था। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो हमारे लेंथेनाइट होते हैं वो धन 3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्यों, मतलब लेंथेनाइट में क्या होते हैं, सबके सब धन 3 अवस्था दर्शाते हैं, भले ही वो स्थायी रहे या अस्थायी रहते हैं, धन 3 अवस्था वाले ऑक्सीकरण अंक दर्शाएंगे। लेकिन कुछ क्या है +2 और +4 भी दिखाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए ये +3 दिखाया, ये +2 दिखाया, ये +4 दिखा रहा है। इसके पहले हमने यूरोपियम भी पढ़ रखा है जो कि +2 दिखाता था, तो वो सीरियम +4 दिखाता था। सीरियम का कारण ये रहता था कि ये स्थायी विन्यास बनाता था अक्रिय गैस अर्थात इनर्ट गैस वाली स्थिति में के गैस के समान अवस्था बनाने के लिए। और ये जो टर्बियम है +4, इसका कारण क्या है, ये भी स्थायी विन्यास बनाने के लिए +4 में। यूरोपियम +2 ये भी वैसे ही स्थायी विन्यास बनाने के लिए +2 वाले अवस्था में रहता है। या ट्रिबियम भी वही। कहने का अर्थ है कि +3 के अलावा +2 +4 इसलिए दर्शाते हैं ताकि वो स्थायी विन्यास वाले या तो आधे भरे एफ कक्षक अर्थात हाफ फिल्ड एफ ऑर्बिटल या फुल फिल्ड अर्थात एफ पूरा भरा वाला स्थिति में बनाने के लिए ऐसा करते हैं। नेक्स्ट है रंगीन आयन। तो हमने डी ब्लॉक तत्व में पढ़ा था कि रंगीन आयन वहाँ पे बनाते थे डी संक्रमण के कारण, अर्थात एक डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन दूसरे उच्च वाले डी कक्षक में जंप करता था, कूद जाता था। यहाँ भी वैसी है। यहाँ पे रंगीन आयन चूंकि हम लोग लेंथेनाइट के केस में पढ़ रहे हैं, तो लेंथेनाइट जो त्रिसंयोजी आयन बनाता है, त्रिसंयोजी आयन का अर्थ है कि जो लेंथेनाइट है उनका ऑक्सीकरण अंक +3 रहे। तो उस स्थिति में क्या है, जितने हमारे 14 लेंथेनाइट हैं
उनमें सब में किसी न किसी में अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा, अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो पूरे इलेक्ट्रॉन 14 तक भरे नहीं रहेंगे। ठीक है, उस स्थिति में क्या है, यहाँ जो रंगीन आयन बनाने का कारण क्या रहेगा, ए फेप ट्रांजिशन या ए फेप संक्रमण बोलते हैं। तो इसका कारण आपको याद रखना है। लेंथेनेट रंगीन इसलिए दिखेंगे क्योंकि उनके बीच में ए फेप ट्रांजिशन या ए फेप संक्रमण पाया जाता है, जैसे डी संक्रमण पाया जाता था वैसे ही। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्या है, ऊर्जा को अवशोषित करके हायर वाले स्टेज में चले जाएंगे, और हायर स्टेज से जब रिवर्स होंगे तो ऊर्जा को इमिट करेंगे, अर्थात छोड़ेंगे, जिससे वो कलर शो करेंगे, और ठीक कंप्लीमेंट्री कलर, अर्थात जिस रंग को लिए रहेंगे उसके अपोजिट वाले कलर को रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, और वो ऐसा दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मिस धातु, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। मिस धातु क्या होता है, तो मिस धातु वास्तव में मिश्र धातु है, अर्थात एलॉय है, लेकिन मिस धातु यहाँ पे लेंथेनाइट के केस में इनको मिस धातु कहा जाएगा। इसका कारण ये है कि जो लेंथेनाइट होता है वो दुर्लभ मृदा या रेयर अर्थ मेटल कहलाते हैं। इसका इस वजह से ये कहलाते हैं क्योंकि पृथ्वी में इनकी मात्रा नहीं के बराबर मिलती है और बहुत कम मिलती है। ठीक है, और बहुत काम की चीज़ें होती है। ये जो लेंथेनाइट होता है जिन देशों के पास पाया जाता है वो देश समृद्ध होते हैं, और एक प्रकार से आधुनिक युग में उनके पास जेट विमान होगा या आधुनिक तकनीक वाले जो भी सामान हैं वो उपलब्ध होते हैं। ठीक, अब लेंथेनाइट का जो मिश्र धातु है वो कैसे बनता है, तो इसमें रहता है 95% भाग लेंथेनाइट और 5% आयरन प्रयोग करते हैं, और साथ में जो थोड़ी मात्रा में किसका प्रयोग करते हैं, एल्युमिनियम, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, इस टाइप से जो तत्व होते हैं उनका उपयोग करते हैं। अब जो हमारा बीज धातु होता है लेंथेनाइट का, वो क्या उपयोग होता है, तो इसका उपयोग है लाइटर का फ्लिंट बनाने में। आपने देखा होगा लाइटर को जब ऐसा करके दबाते हैं तो उसमें एक छोटा सा पत्थर रहता है, वो स्पार्किंग करते रहता है जब उसको दबाते हैं तो वो जो पत्थर होता है छोटा सा, वो उसको कहा जाता है फ्लिंट, अर्थात वो स्पार्किंग या आग को जलाने में मदद करता है। तो वो चीज़ें इसी से बनी होती हैं, मिस धातु से। नेक्स्ट है ट्रेसर बुलेट बनाने में। अब ट्रेसर बुलेट का अर्थ है कि हम जो बंदूक में लगने वाला गोली होता है उसको बोलते हैं बुलेट। ट्रेसर बुलेट का अर्थ होगा एक ऐसा बुलेट जिसमें हमने अपनी पहचान के लिए कुछ थोड़ी मात्रा में ईंधन डाल दिया है, और जब उस बुलेट को फायर करते हैं अर्थात गन को चलाते हैं तो वो बुलेट क्या है, अपने पीछे धुआं टाइप का छोड़ते छोड़ते आगे बढ़ता है। अब इससे मदद क्या मिलता है, यह बुलेट जिस जगह पे फायर किया जाता है उस एरिया पे क्या है, जो दूसरे सैनिक होते हैं युद्ध के समय उनको चूंकि धुआं वो छोड़ते छोड़ते जाता है तो दूसरे सैनिकों को उसका लोकेशन पता चल जाता है कि यह बुलेट इस जगह पे गिरा है और हमको इस एरिया पे फायरिंग करनी है, तो वो मदद करता है। तो इससे बनाए जाएंगे ट्रेसर बुलेट। क्यों, क्योंकि इस टाइप का जो बुलेट होता है वो जलते जलते रास्ता दिखाते जाता है एक प्रकार से जो दूसरे सैनिक होते हैं उनको, और उनको अब जो बंदूक से फायर किस एरिया पे करना है वो उनको पता चल जाता है हिंट करने के लिए। नेक्स्ट है जेट इंजन का जो पार्ट्स होता है वायुयान वगैरह के, वो इसी के द्वारा जो मिस धातु हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं। जेट इंजन मतलब जो लड़ाकू विमान होते हैं वो। और नेक्स्ट है रिचार्जेबल कार की बैटरी बनाने में, अर्थात जो अभी आधुनिक कार आए हुए हैं बड़े महंगे वाले, जैसे टेस्ला कार हो गए या बाइट का कार हो गया, तो उस टाइप के कार में जो बैटरियाँ आती हैं वो इससे बनी होती हैं मिस धातु से, जो कि बहुत महंगे होते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि जो लेंथेनाइट संकुचन होता है वो क्या होता है, और लेंथेनाइट संकुचन से जो हमारा लेंथेनाइट तत्व रहेंगे जो 14 तक के तत्व, उनमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, नोट करिए जल्दी। अब देखते हैं लेंथेनाइट संकुचन, जिसको लेंथेनाइट कंट्रैक्शन कहते हैं, वो क्या होता है। जनरली हम लोग देखते हैं कि जो हमारा आवर्त सारणी होता है, जब हम लोग लेफ्ट से राइट चलते हैं, अर्थात इस साइड से लेफ्ट से ऐसे राइट मतलब ऐसे, तो क्या होता है, साइज शुरू में तो लेफ्ट साइड में बड़ा रहता है, लेकिन इधर आते आते साइज छोटा हो जाता है। उसका कारण ये होता है कि हमारा जो एक आर्बिट होता है निश्चित, उसी आर्बिट में इलेक्ट्रॉन लगातार भरते जाते हैं, जिस कारण क्या होता है, जो जेड इफेक्टिव होता है अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश या नाभिक का जो आकर्षण होता है वो अधिक हो जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। तो यहाँ भी वही है लगभग कि लेंथेनाइट संकुचन में क्या होता है, जब बाएं से दाएं चलते हैं लेंथेनाइट श्रेणी में, अर्थात सीरियम से पूरा ल्यूटीशियम तक, मतलब सीरियम 58 से ल्यूटीशियम 71 तक, तो वहाँ भी क्या होता है, जो हमारा ये आर्बिटल रहता है अंदर वाला, ये जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल N-2 F वाला, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरते जाता है, ना कि आउटर में। ये हमारा आउटर है अंतिम कक्षा जिसको बोलते हैं NS, और ये वाला हमारा है N-1 D। तो हमारा इलेक्ट्रॉन इस जगह भरता है। चूँकि लेंथेनाइट श्रेणी रहता है तो लेंथेनाइट श्रेणी में हमारा इलेक्ट्रॉन 4F में आता है। यदि यही एक्टिनाइट होता है तो 4F की जगह हो जाता है वो 5F। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा लगातार यहाँ भरता है। तो यहाँ भरने से क्या होता है, लेकिन उसी समय क्या रहता है, अंदर में हमारा जो न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस में ये प्रोटॉन रहते हैं। जैसे इसका सीरियम 58 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 58 प्रोटॉन रहेगा इसके अंदर, और यहाँ पे ल्यूटीशियम 71 है तो जो 71 है वो कितना प्रोटॉन कहाँ पे रहेगा, इस न्यूक्लियस पे। तो हम जब नया आने वाला इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो बाहरी कक्षा में न भर करके क्या होता है, जो अंदर N-2 F कक्षा में भरते जाता है, और यहाँ लगातार भरने से क्या होता है, ये जो नाभिक रहता है इसका आकर्षण बढ़ते जाता है। अब बढ़ने से क्या होगा कि ये जो नाभिक है ये ज़्यादा आकर्षण से यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं
अर्थात ये आउटर वाले बाहर के, इसको अपनी ओर ये खींचता है, खींचेगा तो ये इसका गुण क्या होना चाहिए, जो n-2 एफ है इसको बाहर की ओर धक्का मारना चाहिए, अर्थात ये खींचेगा बाहर के इलेक्ट्रॉन को, और ये वाला जो हमारा अंदर का कक्षा है वो इनके इलेक्ट्रॉनों को या फिर इनके इलेक्ट्रॉनों को बाहर की ओर धक्का मारेगा। इससे क्या होता है, जो साइज़ होता है वो छोटा होने के बाद धीरे 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 बढ़ता है मेंटेन होके, ठीक है। लेकिन जो हमारा एप होता है, एप का जो सील्डिंग होता है, अर्थात एप का जो सुरक्षा घेरा है या कवच है, किससे सुरक्षा घेरा या कवच, ये जो हमारा न्यूक्लियस रहता है, नाभिक का जो आकर्षण रहता है, इसके आकर्षण को बाहर में कमज़ोर करने का काम ये करेगा जो एप कक्षक रहता है वो। लेकिन एप के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दूर दूर फैले होते हैं, दूर दूर फैले होने से ये क्या होता है, बीच बीच में खाली रहता है। खाली, इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि एक हमारे पास फटा पर्दा है, ऐसे बीच बीच में छेद हो गया है। पर्दे का काम क्या रहता है, लाइट को रोकने का काम। तो जो यदि लाइट फटा पर्दा रहेगा तो क्या होगा, लाइट आसानी से अंदर आ जाएगा। सेम वैसे ही जो एप हमारा आर्बिटल रहता है इसमें का, ये क्या करता है, इनके इलेक्ट्रॉन दूर दूर होते हैं, जिस कारण जो नाभिक का आकर्षण को ये इसको रोकना चाहिए, इस आकर्षण को मतलब अंदर के नाभिक के आकर्षण को रोक नहीं पाता है। तो बाहर के इलेक्ट्रॉन क्या है, अंदर की ओर खींचा चला आता है। क्यों, क्योंकि इसका काम था इसके आकर्षण को बाहर की ओर से, मतलब अंदर की ओर जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है उसको अंदर की ओर धकेलने से रोकने का काम। लेकिन ये ढंग से अपना काम नहीं कर रहा है। इसको कहा जा रहा है दुर्बल परिरक्षण या परिरक्षण प्रभाव। अब परिरक्षण प्रभाव क्या है, वास्तव में ये ऐसा प्रभाव होता है जो कि परमाणु के आकार को डिसाइड करता है। परिरक्षण प्रभाव में होते क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब इसमें भरते जाते हैं तो ये बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक खींचता है अपनी ओर, नाभिकीय आकर्षण से अर्थात न्यूक्लियस चार्ज से, और ये बाहर से ठीक अंदर वाले क्या करते हैं, उसको धक्का मारते हैं बाहर की ओर। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम चार्ज वाले हैं, और जिसके कारण उनमें क्या होता है, रिपल्सन या प्रतिकर्षण। चूंकि इसका आकर्षण अधिक होता है इसलिए खींच के रखता है, और ये वाला उसको धक्का मार के रखता है। लेकिन एप ब्लॉक के केस में ऐसा नहीं होता। एप ब्लॉक के केस में क्या होता है कि ये जो नाभिक है अंदर में शुरुआत में तो नहीं खींचता है, इस कारण शुरुआत में साइज़ क्या रहता है, बड़ा रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग सीरियम से पूरा ल्यूटेशियम तक आते हैं तो अंदर में जो प्रोटॉन है उनकी संख्या बढ़ जाती है। शुरू में देखिए 58 है तो आकर्षण कम रहेगा नाभिक का, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया 71, तो यहाँ पे आकर्षण क्या होगा, अधिक हो जाएगा। आकर्षण अधिक होने के कारण देखिए यहाँ अधिक आकर्षण हो गया तो साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब यहाँ से ये मतलब कम साइज़ का हो जाएगा इसकी त्रिज्या, और ये वाले केस की त्रिज्या क्या रहेगी, अधिक। यहाँ पे त्रिज्या अधिक है और यहाँ पे त्रिज्या क्या हो गया है, कम हो गया, अर्थात रेडियस कम हो गया। तो कम होने के कारण सिर्फ ये रहता है कि ये जो हमारा बाहर के इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षण रहता है नाभिक का, तो नाभिक को तो खींचना चाहिए, वो खींचता ही रहता है, और इसका काम है उसको बाहर की ओर धक्का देना, अर्थात इनके इलेक्ट्रॉनों को, ताकि जो साइज़ है वो बड़ा होकर बना रहे। तो ये जो हमारा एप कक्षक रहता है वो उस चूँकि साइज़ बड़ा होता है, दूर दूर होते हैं इलेक्ट्रॉन, इस कारण ये अपना जो घेरा बनाने वाला काम रहता है उसको अच्छा से नहीं कर पाता, अर्थात कमज़ोर परिरक्षण दिखाता है, जिस कारण नाभिक पूरा काम कर देता है, खींच देता है अपनी ओर, तो साइज़ ऐसा ना होकर के अब साइज़ ऐसा हो जाता है, मतलब धीरे 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 ऐसा साइज़ सिकुड़ते जाता है। तो इसको कहा जाता है लेंथेनेट संकुचन। उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। यहाँ पे वही सारा चीज़ लिखा है, देखिए नाभिकीय आवेश में इकाई वृद्धि होती है। नाभिकीय आवेश में इकाई का अर्थ है 58 में आए हैं तो टोटल 58 प्रोटॉन है यहाँ पे, अगला 59 में आएंगे तो अंदर में 59 हो जाएगा, 60 में जाएंगे तो 60, तो वही एक एक वृद्धि होता है। और अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन ना जाकर किस में जाता है, n-2, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरता है, इलेक्ट्रॉन हमारा ये अंदर वाले में n-2 में भर जाता है, जिससे क्या होगा, जो एप है उसका परिरक्षण कमजोर है, अर्थात उसके साइज़ बड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं, इस कारण वो ढंग से घेरा नहीं बना पाता, ताकि इसका जो आकर्षण है नाभिक का उसको रोक सके बाहर के इलेक्ट्रॉनों के लिए, तो ये नहीं रोक पाता, जिस कारण ये ऐसे मतलब इसको धीरे धीरे ऐसा बड़ा होना चाहिए, तो ऐसा बड़ा ना होकर के ऐसे धीरे धीरे सिकुड़ जाता है। ठीक, उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। और ये देखिए वही सारे स्टेटमेंट एज इट इज़। अब यदि मैं परिरक्षण प्रभाव का क्रम देखूं तो परिरक्षण प्रभाव का हमारा क्रम ऐसा होता है, जो एस कक्षक होता है वो सबसे अच्छा परिरक्षण, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो घेरा बढ़िया बनाता है। पी उसकी अपेक्षा थोड़ा कमज़ोर, डी उसकी अपेक्षा कमज़ोर, और एफ सबसे कमज़ोर होता है। तो एफ अपना काम ढंग से नहीं करता, यदि करता तो साइज़ बड़ा ही रहता, मतलब ऐसे कम नहीं होता। अब इसके बोल सकते हैं कि जो लेंथेनेट संकुचन होता है या कंट्रिक्शन होता है, ये तो उसका कारण हो गया, और ये बाएं से दाएं जाने पर साइज़ का घटना क्या कहलाएगा, लेंथेनेट संकुचन। जैसे परमाणु त्रिज्या कम होता है वैसे ही सेम, और ये उसके कारण हो गए कि एप अपना एप अपना काम क्या है ढंग से नहीं करता, किसके कारण, कमज़ोर परिरक्षण के कारण। ठीक है, अब इससे क्या दिक्कतें होती हैं वो समझिए। लेंथेनेट संकुचन के रिजल्ट देखें या उसके कंसिक्वेंस या उसके प्रभाव। पहला है 4D और 5D श्रेणी के आकार में समानता। जनरली क्या होता है, जब हम लोग आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज़ बड़ा होता है, जैसे 3D का साइज़ कम, उससे ज़्यादा 4D होना चाहिए, उससे ज़्यादा
5D होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, 3D का कम रहता है और 4D का उससे ज़्यादा रहता है, और 5D का और भी ज़्यादा होना चाहिए किससे, 4D से। लेकिन 5D का जो आकार है वो 4D के बराबर हो जाता है। तो इसका कारण रहता है लेंथेनाइड संकुचन। ठीक, मतलब जिरकोनियम और हाफनियम के जो साइज हैं वो एक बराबर हो जाते हैं। यहाँ NB नियोबियम और टेंटिलम के साइज एक बराबर, सिल्वर और गोल्ड के साइज एक जैसे, और कैडमियम Hg के साइज एक जैसे हो जाते हैं। ठीक, इसी तरीके से यदि देखें कि जो लेंथेनाइड के आकार और गुण है वो लगभग समान होते हैं। इस कारण उनको जो 14 तत्व हैं उनको अलग अलग करना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि उनके आकार और जो गुण है वो समान होते हैं। समान होने के कारण आपस में मिक्स होते हैं, तो उनको बहुत दिक्कतों के साथ मतलब अलग करते हैं, जिसके कारण ये महंगे भी होते हैं। कौन? लेंथेनाइड जो तत्व होते हैं वो। इसको रेयर अर्थ मेटल भी कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी में बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, और जिस देश के पास ये रहते हैं वो देश तकनीक में एडवांस रहता है, अर्थात वो डिफेंस के समान, अर्थात रक्षा उपकरण कंप्यूटर के समान आसानी से बना पाते हैं। इसी तरीके से यदि देखें तो जो लेंथेनाइड होते हैं उनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का जो क्षारीय गुण है वो कम हो जाता है। कैसे कम होगा? देखो, क्षार किसको बोलते हैं? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, और जो ग्रहण करे उसको बोलते हैं अम्ल। अब जब बाएं से दाएं चलते हैं अर्थात लेंथेनम 57 से पूरा ल्यूटीशियम तक, तो साइज क्या हो रहा है हमारा? पहले साइज बड़ा था और धीरे धीरे आखिरी में साइज छोटा हो गया। अब साइज बड़ा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। इलेक्ट्रॉन निकालना आसान का अर्थ है कि ये अच्छे क्षारीय रहेंगे, और साइज छोटा का अर्थ है कि नाभिक के क्या हो गया? करीब हो गया, और ये नाभिक से क्या है? दूर है। तो जो नाभिक से दूर रहेगा उसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा का अर्थ है वो अच्छा क्षारीय गुण दिखाएगा। और ये चूंकि छोटा है इस कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या है? नहीं निकाल पाएगा आसानी से, अर्थात इसको मैं बोल सकता हूँ कम क्षारीय। इस वजह से जो लेंथेनम हाइड्रोक्साइड है वो अधिक क्षारीय है। क्यों? क्योंकि इसका साइज अधिक है। साइज अधिक होने से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा। अब ये ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका साइज चूंकि छोटा है इसलिए कम क्षारीय। क्यों? साइज छोटा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं, इसके कारण क्या है और इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे वो समझ लिया होगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट करिए। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जो लेंथेनाइड एक्टिनाइड होता है उसमें क्या अंतर होते हैं, और एक्टिनाइड और लेंथेनाइड से रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चन करते हैं। पढ़ते हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के अंतर के बारे में। जब हमने लेक्चर शुरुआत किया था तो शुरुआत में ही पढ़ा था इसके कुछ अंतर के बारे में, लेकिन और देख सकते हैं कि लेंथेनाइड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन 4f में जाते हैं और वहाँ 5f में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतर आप शुरू में इसको देख चुके भी हैं। और दोनों में 14 तत्व होते हैं। यहाँ क्या होता है, सीरियम 58 से ल्यूटीशियम 71 तक, और थोरियम 90 से लारेंसियम 103 तक एक्टिनाइड का। यदि लेंथेनाइड की बात करूँ तो सिर्फ प्रोमीथियम ही ऐसा एक है, प्रोमीथियम जिसको ऐसा दिखाते हैं PM से, एक तत्व है जो कि क्या है, रेडियो एक्टिव है। बाकी सबके सब क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का अर्थ है परमाणु बम बनाने वाले, या फिर जिसे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलते हैं वे। तो प्रोमीथियम बस इसमें से जो 14 तत्व हैं उसमें रेडियो एक्टिव है, बाकी नहीं है कोई। और यहाँ सबके सब जो 14 तत्व हैं थोरियम से पूरे लारेंसियम तक सबके सब क्या है, रेडियो एक्टिव है, जिसको रेडियोधर्मी भी कहते हैं हिंदी में। यदि देखें तो इनके ऑक्साइड की प्रकृति कम क्षारीय है और इनके ऑक्साइड की प्रकृति अधिक क्षारीय। वैसी जो लेंथेनाइड है इनमें आकार का कम होना क्या कहलाता है, लेंथेनाइड संकुचन। तो यहाँ आकार का कम होना क्या कहलाएगा, एक्टिनाइड संकुचन। यदि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों में संकुचन की बात करें तो जो एक्टिनाइड संकुचन है वो अधिक होता है। एक्टिनाइड संकुचन का अर्थ है कि एक्टिनाइड जो हमारे तत्व होते हैं उनका साइज और भी छोटा हो जाता है। तो उसका सिर्फ कारण है कि जो एक्टिनाइड होता है उसमें हमारे 5f कक्षक उपयोग होते हैं, और लेंथेनाइड में 4f कक्षक। तो 5f जो कक्षक रहेगा 4f की अपेक्षा और भी बड़ा होगा, और उसमें इलेक्ट्रॉन और भी दूर होंगे, जिस कारण क्या है, जो नाभिक का आकर्षण है वो ज़्यादा तेज रहेगा। किसकी अपेक्षा, 4f की अपेक्षा। उम्मीद करता हूँ एफ ब्लॉक के तत्वों में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड आपको समझ में आया होगा। लेंथेनाइड संकुचन किसको कहते हैं वो भी आपको समझ में आया होगा। ये अपना टॉपिक आज खत्म होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उपसहसंयोजी यौगिकों का रसायन, जिसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। उसमें हम लोग नामन क्लेचर पढ़ेंगे और उसके छोटे छोटे डेफिनेशन पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।